everyone, welcome to Topper's Notes. This lecture is all about Research Aptitude Chapter 1 previous year questions where we will be discussing about basics of research. So let's move to the first question. A research that aims at immediate application is. So कौन सी वो रिसर्च होती है जहां पे हमें इमीडिएट एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, इमीडिएटली कोई एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है. सो राइट आंसर होगा यहाँ पे एक्शन रिसर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मीन्स. अब यहाँ पे देखो, पोस्ट का मतलब होता है बाद में. अब जैसे प्री का मतलब होता है पहले, वैसे ही है पोस्ट का मतलब बाद में. यहीं से क्लियर होता है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट. यानी कि कोई इंसिडेंट हो गया, उसके बाद हम रिसर्च करना शुरू करते हैं. दैट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन. द principles of fundamental research are used in. So fundamental research जो होती है इसको basic research या फिर pure research भी बोला जाता है. So इसके जो भी principles होते हैं वो कौन से टाइप के research में generally use किए जाते हैं, ये इस question में पूछा गया है. So right answer है applied research. इसको आपने हमेशा याद रखना है कि जैसे फंडामेंटल रिसर्च होती है बेसिक रिसर्च, जिसमें पर्सन सिर्फ अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए कुछ भी चीज सीखता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं देखती हूँ कि महाभारत के कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, ये मैं बस जानना चाहती हूँ. ऐसा नहीं है कि मेरा कोई एग्जाम है या मैंने किसी को कुछ नॉलेज आगे शेयर करना है, कुछ भी नहीं है. बस मेरे को जानना था कि महाभारत एग्जैक्टली है क्या, उनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं. मैंने नॉलेज कलेक्ट कर लिया, बस अपने माइंड तक ही रखा. अगर अभी मैं इस लेवल पे हूँ, ये होता है फंडामेंटल रिसर्च. उसके बाद अगर कहीं पे मुझे किसी को ये बताने की जरूरत पड़ जाती है कि महाभारत में अर्जुन कौन थे, महाभारत में द्रौपदी कौन थी, ये बताने की जरूरत पड़ जाती है, तो वो होता है अप्लाइड रिसर्च. यानी कि फंडामेंटल रिसर्च में हमने जो भी नॉलेज कलेक्ट किया, अब उसको अप्लाई करने की जरूरत है. उसके बाद आता है एक्शन रिसर्च, जो कि बेसिकली अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट होता है. सो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच is the main objective of research. So research का main objective है यहाँ पे to discover new facts or to make fresh interpretation of known facts. एक fact है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि कोई टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में मुझे ऑलरेडी पता है, तो उसी को मैं फिर से थोड़ा सा रिसर्च करूंगी. उसमें जो लेटेस्ट डेटा है, अपडेटेड उसमें क्या चल रहा है, वो चीजें कलेक्ट करूंगी. दैट इज कॉल्ड रिसर्च. ये देखो, रिसर्च जो है दो चीजों से बना है, सर्च, यानी कि ऑलरेडी जो चीज हमारे पास है, ऑलरेडी जिस चीज के बारे में हमें नॉलेज है, उसको हम फिर से सेकेंड टाइम उस पर कोई सर्च करते हैं, उसको ढूंढते हैं ताकि हमें और नॉलेज हमारा बढ़ सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिसर्च अप्रोच ऑफ मैक्स वेबर टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग्स इन नेचुरल सेटिंग इज डिफाइंड एज. इजी क्वेश्चन इज, इट इज नोन एज इंटरप्रेटेटिव पैराडाइम. Who among the following propounded the concept of paradigm? So paradigm, जो रिसर्च में हम paradigms यूज करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट किसने हमें दिया था? राइट आंसर है थॉमस कुहनो. यहाँ पे ओ भी आएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. When planning to do a social research, it is better to. तो जब भी हम सोशल रिसर्च करने के बारे में सोचते हैं, तो हमें क्या पता होना चाहिए? To be familiar with literature on the topic. यानी कि किस टॉपिक पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, किस टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो लिटरेचर ऑलरेडी है. यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर पहले भी किसी ने रिसर्च की है या भी कोई करंट में उससे रिलेटेड रिसर्च कर रहा है, तो उनकी क्या फाइंडिंग्स है, उन्होंने क्या क्या रिसर्च किया, क्या क्या सॉल्यूशन ढूंढा, वो चीजें पता होना जरूरी है. ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? कहीं ऐसा ना हो कि जिस टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को हम बड़ी प्रॉब्लम समझ के उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जा रहे हैं, वो ऑलरेडी सॉल्यूशन किसी और ने हमें दे दिया हो, तो वो हमारी पूरे रिसर्च जो है वो गलत हो सकती है, बिल्कुल टाइम वेस्ट हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ रिसर्च डिजाइन. सो रिसर्च में डिजाइन क्या होता है? ये एक फ्रेमवर्क होता है फॉर एवरी स्टेज ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा. आपको पता है कि रिसर्च मल्टीपल स्टेज एक प्रोसेस होता है, जिसमें से कि पहला प्रोसेस होता है, पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम फॉर्म्यूलेशन, कि हमें प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए, क्या हमारे सामने प्रॉब्लम है जिसको हम रिसर्च करेंगे.
ठीक है, जैसे डिफरेंट स्टेजेस हैं, सो हर एक स्टेज में हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो डेटा कलेक्ट करना एंड डेटा को एनालाइज करना, उसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया जाता है, जिसको कि रिसर्च डिजाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पाइगेट gave a theory of cognitive development of human on the basis of his। सो जीन पाइगेट ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ह्यूमंस की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे एक थ्योरी दी थी। किस रिसर्च के बेसिस पे उन्होंने ये थ्योरी डेवलप की थी? राइट आंसर होगा फंडामेंटल रिसर्च। सो कॉग्निटिव का मतलब होता है माइंड से रिलेटेड। किसी की अगर हम मेंटल एबिलिटीज की बात करते हैं, सो वहां पे हम कॉग्निटिव चीज उसको टर्म को यूज करते हैं। Next is the conclusions, findings of which type of research cannot be generalized to other situations. So right answer here is historical research. तो क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च यानी कि हिस्ट्री में वो चीज ऑलरेडी शुरू होके खत्म भी हो चुकी है, तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती है उसको हम जर्नलाइज नहीं कर सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिंगल यही रिसर्च होती है जिसमें हम नई फाइंडिंग्स कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in doing action research what is the usual sequence of steps? So जब भी हम एक्शन रिसर्च करते हैं तो एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है स्टेप्स का जो हमें फॉलो करना चाहिए, वो होता है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। तो क्या पहले हमें हर चीज के बारे में प्लानिंग करनी चाहिए, जो हमने प्लान बनाया उस पे एक्ट करना यानी कि उस पे काम करना हमें शुरू करना चाहिए। आफ्टर दैट जब हम काम करेंगे हम ऑब्जर्व करते जाएंगे कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं या फिर नहीं। उसके बाद रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि जब हमारे पास उसका आउटकम आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो वो हमें क्या रिफ्लेक्ट करता है कि क्या हम सॉल्यूशन तक पहुंच चुके हैं या नहीं। सो ये होता है इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस। Next question is, which of the following research types focuses on ameliorating the prevailing situations? So कौन सी ऐसी यहाँ पे रिसर्च की टाइप है जो कि फोकस करती है on ameliorating the prevailing situations? So right answer होता है एक्शन रिसर्च, यानी कि प्रचलित परिस्थितियों को सुधारने के लिए बहुत फेमस सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, इनसे रिलेटेड जो सिचुएशंस होती हैं, वहां पे हमें जनरली चाहिए होता है कि इमीडिएट हम सॉल्यूशन ढूंढ सके, दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, अगेन देख सकते हो आप 2017 में भी ये क्वेश्चन आया था, 2018 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे रिसर्च के 4 टाइप्स गिवन है एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। ठीक है, सो राइट आंसर पे जाते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे आप देख सकते हो ए का सेकंड पार्ट इज राइट, यानी कि बेसिक रिसर्च क्या होती है, डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पे जो है ये है बेसिकली फंडामेंटल रिसर्च, ऑप्शन ए है फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, उसके बाद बी का कनेक्शन है फोर्थ के साथ, यानी कि अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ थ्योरी फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशंस। मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल रिसर्च में थ्योरी बिल्डिंग करते हैं एंड उस थ्योरी को यूज करते हैं हम लोग हमेशा कहाँ पे, अप्लाइड रिसर्च में। उसके बाद आती है एक्शन रिसर्च की बारी। सो एक्शन रिसर्च इज यूज्ड टू इंप्रूव एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशन। एग्जिस्टिंग सिचुएशन जैसे मैंने बताया हॉस्पिटल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट में किसी सिचुएशन को हमें इंप्रूव करना है, सो वी ऑलवेज यूज एक्शन रिसर्च। एंड इवेल्युएटिव रिसर्च का मतलब होता है फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ रिसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन। ठीक है, यानी कि किसी रिसर्च का, किसी चीज का किसी दूसरी चीज पे क्या फर्क पड़ता है, ये हमें इवेल्युएटिव रिसर्च बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2019 में भी पूछा गया, सो आंसर इज प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। Next question is, participation in which type of research has the great potential for ensuring the improvement of the professional as well as work situation? सो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्शन रिसर्च। ठीक है, सो मैंने अभी बताया कि किसी भी सिचुएशन को अगर इंप्रूव करना है, किसी भी सिचुएशन को अगर इंश्योर करना है, तो हमेशा एक्शन रिसर्च आप यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्टडीज इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग गेट मोर अटेंशन देन फॉर्मुलेशन ऑफ जर्नलाइजेशन? सो कौन से टाइप्स वो होते हैं जिसमें इंटरप्रिटेशन और मीनिंग में ज्यादा ध्यान दिया जाता है रादर देन फॉर्मुलेशन ऑफ जर्नलाइजेशन? सो राइट आंसर है यहाँ पे 1, 3 एंड 4, हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल एंड एथनोग्राफिक रिसर्च।
अगला क्वेश्चन है रिसर्च दैट फोकसेस ऑन सोशल इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वीमेन इज कॉल्ड। सो वो कौन सी रिसर्च है जो कि सोशल इनइक्वालिटी यानी कि एक मेन किसी विमेन से अलग है, इस चीज पे कौन सा रिसर्च फोकस करता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है, दैट इज फेमिनिस्ट रिसर्च। Next question is, which of the following research types has a potential for enhancing teaching competencies? So teaching competencies यानी कि शिक्षण दक्षताओं को बढ़ाने की क्षमता यहाँ पे कौन सा रिसर्च रखता है? That is action research. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज साइक्लिक इन नेचर? राइट आंसर होगा यहाँ पे एक्शन रिसर्च। हमेशा याद रखिए एक्शन रिसर्च ही एक ऐसा रिसर्च होता है जो कि साइक्लिक होता है, जिसमें प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये 4 फेजेस पे इस तरह से ये साइक्लिक वे में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the post-positivistic approach to research, which of the following types of researches got emphasized? So अगर हम लोग पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की बात करते हैं रिसर्च में, तो कौन से वो टाइप्स है जो कि एम्फेसाइज होते हैं? सो राइट आंसर है यहाँ पे 2, 3 एंड 5। 2, 3 एंड 5 दैट इज फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which among the following is not the outcome of grounded theory research? So इनमें से कौन सा grounded theory research का एक आउटकम नहीं है, एक परिणाम नहीं है? सो राइट आंसर है यहाँ पे नरेटिव रिसर्च यानी कि कथावाचक। इन अ रिसर्च रिलायबिलिटी is that quality of measurement procedure which provide। सो रिसर्च में रिलायबिलिटी टर्म बहुत बार हम यूज करते हैं, तो वो जनरली क्यों यूज किया जाता है? फॉर रिपीटेडली एंड एक्यूरेसी ऑफ द रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड इन रिसर्च स्टडी कैन बी एक्सटेंडेड टू अ ग्रुप लार्जर देन द सैंपल इज कॉल्ड। ठीक है, सो रिजल्ट जो आते हैं किसी रिसर्च के, that can be extended to a group larger than the sample। सैंपल से बड़ा वो हो जाता है तो उसको बोला जाता है external validity। Next question is, which of the following research formats focuses on hypothesis testing and generalization? तो वो कौन सा फॉर्मेट है रिसर्च का जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी कि परिकल्पना परीक्षण या फिर सामान्यीकरण पर आधारित होता है, उस पर ज्यादा फोकस करता है? सो राइट आंसर है एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम फ्रेम इन विच अ स्टडी एक्सप्लोर्स अ सिचुएशन और प्रॉब्लम इज कॉल्ड द। सो राइट आंसर होगा यहाँ पे रेफरेंस पीरियड। अगला क्वेश्चन है, इन ग्राउंडेड थ्योरी researchers collect data using theoretical sampling unit theoretical saturation is achieved। This process can be summarized in the following sequence। ठीक है, सो ये सैम्पलिंग से रिलेटेड है जहां पे हम ग्राउंडेड थ्योरी को यूज करते हैं। सो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इसमें सबसे पहला स्टेप आता है जनरल रिसर्च क्वेश्चन जो कि हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आता है सैंपल थियोरेटिकल डिसाइडेड, कलेक्शन डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ डेटा एंड देन थियोरेटिकल सैचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following activities are performed by the researcher in an ethnographic research? So जब भी हम ethnographic research की बात करते हैं, तो कौन सी एक्टिविटीज जनरली ये फॉलो करता है, परफॉर्म कौन सी एक्टिविटीज जनरली की जाती है? सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2 एंड 3। सो यहाँ पे देख सकते हो 2 है gets immersed in a social setting for an extended period of time, and option number 3 है listens to and engages। हमारा अगला क्वेश्चन है, at the stage of data analysis in which quantitative techniques have been used by a researcher। ठीक है, जब हम डेटा एनालिसिस स्टेज पर होते हैं जहां पे क्वांटिटेटिव टेक्निक जो है एक रिसर्चर यूज करते हैं, द एविडेंस वारंट्स द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। इन्होंने यहाँ पे बोला कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन ऑफ द रिसर्चर विल बी डीम्ड अप्रोप्रिएटली? सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिजेक्टिंग द this null hypothesis and accepting the substantive research hypothesis। Next question is, the originality of a research topic
will depend upon factors of, हमारा रिसर्च टॉपिक ओरिजिनल है या नहीं है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारे टॉपिक की यूनिकनेस पे, हमारे सपोर्ट सिस्टम पे एंड फिजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the conceptual framework in which a research is conducted is called। so जहां पे एक conceptual framework जिसपे कि basically research conduct की जाती है उसको बोलते हैं research design। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, according to one paradigm of research following sequence is followed by the researchers। ठीक है, सो रिसर्च पैराडाइम में एक सीक्वेंस होता है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी किया, तो आपको बताना है किसको यहाँ पे फॉलो किया जाता है। ठीक है, गिवन है यहाँ पे थ्योरी, जनरलाइजेशन ऑफ हाइपोथेसिस, उसके बाद आता है डेटा कलेक्शन, उसके बाद आता है डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट, उसके बाद आता है हाइपोथेसिस कंफर्म्ड और रिजेक्टेड, एंड उसके बाद आता है रिवीजन ऑफ थ्योरी। सो यहाँ पे राइट आंसर है, जो भी ये सीक्वेंस बताया गया है उस अकॉर्डिंग राइट आंसर है डिडक्टिव अप्रोच। तो ये थे हमारे आज के 34 क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Our next question is, in conducting an empirical study, a researcher employs a non-parametric test for data analysis and finds the statistics arrived at is significant at 0.5 level. What decisions will be warranted thereafter? So यहाँ पे आपको समझ आ जाना चाहिए कि हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली 2019 के बाद अभी एनटीए में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। पहला है, इस केस में हम क्या करेंगे, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। दूसरा ऑप्शन बोलता है एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस। तीसरा ऑप्शन बोलता है एक्सेप्टिंग द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। चौथा ऑप्शन बोलता है कीपिंग द डिसीजन इन एबियंस, एंड लास्ट ऑप्शन बोलता है रिजेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो राइट आंसर है यहाँ पे रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, एंड तीसरा है एक्सेप्टिंग द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम अगर देखो रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, इसका मतलब है कि हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट ही कर रहे हैं, राइट। सो अगर ये हमारा श्योर था, इजीली हम श्योर हो चुके थे इस क्वेश्चन में कि रिजेक्ट करते हैं हम नल हाइपोथेसिस को, तो डायरेक्टली हमें पता होना चाहिए कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा ही होगा। Okay, so next question is, if a researcher has to test a hypothesis whether the difference between the means of two groups are significant, he or she will use what? They will use students t-test. So in case of research testing, t-test, z-test बहुत important होते हैं, इसी तरह के examples वहां पे relate करके दिए जाते हैं। Next question is statement based question. Statement 1 says the exploratory studies mainly aim at developing hypotheses or questions for further research, and statement 2 says the goal of formal study is to test the hypothesis or answer the questions posed, right? So in the light of above statement, choose the correct option. So correct option है यहाँ पे option number 1, that is both statement 1 and 2 are false here in this case। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों ने जनरली अगर एग्जाम दिया है, मॉक टेस्ट दिए हैं, तो आपको पता होगा कि जनरली ऑप्शन 1 होता है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिना क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़े फटाफट आंसर कर देते हैं। तो एनटीए आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए अभी इस तरह के पैंतरे भी अपनाता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ऑप्शंस ही ऊपर नीचे कर दिए हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल गलत है। Hi everyone, welcome to Toppers Notes. This lecture is all about Research Aptitude Chapter 2, where we will be discussing about methods of research previous year questions. So हमारा पहला प्रश्न है, which of the following is not a type of experimental method? So research methods में हमारे पास एक important method है experimental method। 4 options given है, हमें बताना है कि इनमें से experimental का type कौन सा नहीं है। So right answer है हमारे पास residual group experiment। Next question is, deconstruction is a popular method of research in। सो रिसर्च में हम लोग डीकंस्ट्रक्शन बहुत बार यूज करते हैं, ये कौन से रिसर्च का एक पॉपुलर मेथड है? सो राइट आंसर है यहाँ पे लिटरेचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज। सो रिसर्च अगर इमीडिएट एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं रिसर्च में, तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शन रिसर्च। ये चैप्टर 1 में भी हमने इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस किए थे कि जहाँ पे भी हमें इमीडिएट सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है, प्रॉब्लम का इमीडिएट हमें वहाँ पे कोई हल ढूँढना होता है, तो हमेशा वी यूज़ कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। सो राइट आंसर यहाँ पे होगा इट्स सोल पर्पस इज द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। A researcher is interested in studying the prospects of a particular political party in an urban area. What tool should he prefer for the study? तो अगर एक अर्बन एरिया में एक रिसर्चर को जाना है, वहां पे उनको सर्वे करना है, लोगों से उनके किसी टॉपिक पे व्यूज पूछने हैं, कोई भी चीज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, तो इस तरह के सर्वे के लिए एक रिसर्चर को कौन सा टूल यूज करना चाहिए। सो वो है क्वेश्चनियर। इसमें क्या होता है, वो पब्लिक में जा करके उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी कौन सी पसंद करेंगे, क्यों पसंद करेंगे, इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। Next question is, a researcher intends to explore the effect of possible factors for the organization of effective midday meal intervention. Which research method will be most appropriate for this study? So यहाँ पे बोला है कि स्कूल में किसी मिड डे मील इंटरवेंशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, वो ऑलरेडी हो चुका है, अब हम कौन से रिसर्च यूज करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था कि तब हम यूज करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, यानी कि कुछ इंसिडेंट हो चुका है, उसके बाद हमें पता चलता है, फिर हम रिसर्च अपनी शुरू करते हैं कि ये क्यों हुआ एंड इसको कैसे हम रोक सकते थे, या आगे आने वाले समय में ये प्रॉब्लम ना हो तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर में बी कंसिडर्ड क्रिटिकल। सो क्वालिटेटिव रिसर्च का डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सी चीज थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है। डेटा कलेक्शन फ्रॉम बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंसेस, क्योंकि जनरली जो हमारे पास क्वालिटेटिव होता है वो टॉप डाउन पे काम करता है, ना कि बॉटम अप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। यहाँ पे हमारे पास रिसर्च के 5 मेथड्स गिवन है, एक्सपेरिमेंटल, एक्स पोस्ट फैक्टो, डिस्क्रिप्टिव एंड सिंबॉलिक, एंड लास्ट है एक्शन रिसर्च, एंड इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो आंसर पे जाते हैं डायरेक्टली, और साथ साथ में मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ, ठीक है। ए को हम जोड़ेंगे थर्ड के साथ। Experimental research means manipulating an independent variable in controlled condition and measuring its effect on dependent variable. ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आजाद वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, उसको मैनिपुलेट करेंगे कुछ कंट्रोल्ड कंडीशन के साथ, एंड फिर देखेंगे कि उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या पड़ता है। एक्सपोज्ड फैक्ट तो बहुत ही ज्यादा इजी है। सो इसमें आप देख सकते हो, ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मेकिंग प्रोब्स इनटू फैक्टर्स वेरिएबल्स विच एक्सप्लेन इट, ये होता है एक्सपोज्ड फैक्टो। तीसरा आता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव में बोला जाता है एक्सेजेटिक एनालिसिस। देन आता है सिंबॉलिक इंटरैक्शंस, ठीक है। सो इसको हम जोड़ेंगे इसके साथ कि एक्सप्लेनिंग पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर in terms of meanings and their representations which people share. And last option है action research. So action research में हम देखते हैं interventions to ameliorate a given situation. Next question, which of the following is not the critical feature of qualitative research? Qualitative का कौन सा critical feature नहीं है? Seeking to establish relationship among measured social facts. तो जो social facts होते हैं, जैसे हमने कोई रिसर्च की, उसमें मल्टीपल फैक्ट्स हैं, जो भी सोशल फैक्ट्स होते हैं उसको मेजर करना एंड उनके बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन मैच द फॉलोइंग से, जहां पे रिसर्च के मेथड्स हैं एंड डेटा कलेक्शन टूल्स है। इसमें हमें बताना है कि कौन से टाइप के रिसर्च में कौन से किस तरह से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखते हैं ए को, एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम करते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट, याद रखिएगा। उसके बाद एक्सपोज्ड फैक्टो मेथड में हम करते हैं हिस्टोरिकल मेथड, क्योंकि एक्सपोज्ड यानी कि जो इंसिडेंट है वो पहले हो चुका है, ठीक है।
सो यहाँ पे अगर हम देखें एक्स पोस्ट फैक्टो, ये होता है टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चनियर्स। सर्वे मैंने बताया, सर्वे करने जैसे कि उसमें बताया था पॉलिटिकल पार्टी वाला एग्जांपल था। सर्वे करते हैं तो वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड उसके बाद आता है हिस्टोरिकल मेथड, जिसमें कि हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग on anxiety proneness of children, which method of research would be appropriate for this? तो यहाँ पे बताया है जहां पे भी इफेक्ट की बात की जाए, जहां पे भी इफेक्ट की बात करते हैं, इसका मतलब है कि इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसका इफेक्ट भी लोगों पे पड़ चुका है, अब हम क्या करेंगे? तो वहां पे हमेशा एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड पे फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरव्यू के टाइप्स दिए गए हैं एक लिस्ट में, दूसरे में उसके मीनिंग दिए गए हैं, हमें उनको मैच करना है। सो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज जो होते हैं, इसमें हम प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस लेकर के चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इसमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोकस्ड इंटरव्यू, अटेंशन ऑन द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। एंड लास्ट है क्लिनिकल इंटरव्यूज, जिसमें कि हम फोकस करते हैं इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? सो क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन फीचर क्या है? इट अवॉइड्स पॉजिटिविस्टिक अजम्पशंस एंड डेटा एनालिसिस। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक लिस्ट गिवन है हमारे पास जो कि रिलेटेड है क्वालिटेटिव रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक से। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इसके रिगार्ड में ट्रू है। सो सबसे पहले देखते हैं, स्टार्टिंग द पर्पस एंड रिसर्च क्वेश्चनिंग इन अ ब्रॉड वे। ठीक है, पर्पस पता होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चंस पूछना एक ब्रॉड वे में हम शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिंग डेटा बेस्ड ऑन वर्ड्स फ्रॉम अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो थोड़े लोगों से हम क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती जाती हैं। एंड देन फिर आता है हमारे पास यूजिंग टेक्स्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग लार्ज मीनिंग ऑफ द फाइंडिंग्स। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, केस स्टडीज आर, केस स्टडीज एग्जैक्टली क्या होती हैं? इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशंस। ठीक है, अब देखो कोई भी प्रॉब्लम है हमारे पास, उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। जब भी हम उसके केस स्टडी के बारे में बात करते हैं, तो उसके हम डीप में जाएंगे कि कहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई, किस किस को इसने इफेक्ट किया, जिनको इफेक्ट नहीं हुआ इस चीज से वो कैसे बच गए, ये सारी डीप नॉलेज हम लेते हैं एंड रिलेटेड कंडीशंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया था ये, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ। तो प्रतिभागी अवलोकन जो है वो किसका हिस्सा होता है? तो ये होता है एथनोग्राफिक रिसर्च का एक पार्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, थ्रू विच रिसर्च मेथड द मैनिपुलेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मैनिपुलेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इज एग्जामिन्ड विद रेफरेंस टू अ हाइपोथेसिस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, इसको बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ व्हाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन हार्ट अटैक। सो ये एक बेसिक सी स्टेटमेंट है कि जो स्ट्रेसफुल जीवन जीते हैं उनको जनरली हार्ट अटैक आता है, क्यों? सो राइट आंसर है, ये कौन सा टाइप का रिसर्च है? वो है एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इस चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस चीज का हम सबको जागरूकता फैला सकते हैं, लेकिन ये चीज करना या नहीं करना वो उस पर्सन पे डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई इट इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिसर्च मेथड generalizations may be made that will be applicable to other situations of the same type. What is this called? ठीक है, सो रिसर्च मेथड में कुछ जनरलाइजेशंस हम लेते हैं जो कि उस सिचुएशन में या उससे मिलती जुलती कुछ तरह की सिचुएशन में यूज होती है, तो उसको बोला जाता है केस स्टडी। अगला क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड द। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च को हम स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बोलते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पे फॉलो किया जाता है, एक एक इंस्ट्रक्शन एक एक स्टेप को प्रॉपर वे में यहाँ पे फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the researcher does not know the identity of the experimental and placebo groups, the study is termed as। ठीक है, जब रिसर्चर को
एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और प्लेसबो ग्रुप्स के बारे में नहीं पता होता, बिल्कुल भी नहीं आइडिया होता, तो उसको बोलता है डबल ब्लाइंड रिसर्च। द easiest attitudinal scale which is a summated rating scale is the, so right answer है यहाँ पे Likert scale। अगला प्रश्न है brainstorming is a method that can be used for, so brainstorming एक ऐसा मेथड है जो हम यूज करते हैं किस लिए, जनरलाइजिंग न्यू आइडियाज इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सो जिस चीज में हमें इंटरेस्ट होता है, जिस फील्ड में हमें इंटरेस्ट होता है, उसमें हम नए आइडियाज को जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। अगला क्वेश्चन है अ पायलट स्टडी इज ऑल्सो कॉल्ड, पायलट स्टडी को बोला जाता है फिजिबिलिटी स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है a questionnaire that offers no scope for any respondent's own view is called, so questionnaire जो कि कोई भी स्कोप ऑफर नहीं करता है रिस्पोंडेंट को, ठीक है, उसको बोला जाता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनियर। ये टाइप से जरूर क्वेश्चन आता है, ओपन एंडेड होता है, क्लोज्ड एंडेड होता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च पैराडाइम्स द फोकस of concern is on interpreting reality in the terms of participants perspective, so participant के perspective पे जहां पे हम काम करते हैं उसको बोला जाता है ethnographic research। Next question is a university department plans to undertake a study wherein attitudes, values and biases of teachers and students are to be probed with an eye on disclosing their patterns of adjustment। सो यहाँ पे कौन से टाइप का रिसर्च हम यूज कर सकते हैं? सो इस तरह के केस में एक तो केस स्टडी यूज होता है, एक एथनोग्राफिक मेथड को यूज किया जाता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है अ यूनिवर्सिटी टीचर इंटेंड्स टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल्स ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन, which design of research will be most appropriated in this context? so right answer है ex post facto research। क्यों? क्योंकि जो रिसर्चर है उन्होंने उस चीज को देखा जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। अब रूरल चिल्ड्रन जो है उनकी अचीवमेंट का क्या लेवल है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं। बस वो पुराना डेटा उठा करके चेक कर रहे हैं कि आगे ऐसा ना हो, या जो भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड्स एंड एम्पिरिको इंडक्टिव पैराडाइम इज एम्प्लॉयड। सो यहाँ पे राइट आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है, ये राइट आंसर है 1, 2 एंड 4, दैट इज एथनोग्राफिक प्रोब, एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड, सॉरी ये वाला नहीं होगा, केस स्टडी मेथड है, एंड उसके बाद आ जाएगा नरेटिव मेथड, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following is not related to qualitative research? तो क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड कौन सी टर्म नहीं है? राइट आंसर है सर्वे मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉलेज टीचर डज रिसर्च विद अ view to depict the reality situation relating to home condition of students and hostels provided for, which of the following research format will be helpful to do this? यहाँ पे होता है कि पार्टिसिपेंट जो है हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, सो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च इज यूज्ड हियर। in an interactive based action research, as you can see यही क्वेश्चन 4th टाइम आया है। सो राइट आंसर है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस व्हिच आर कॉल्ड प्रोसेस rather than content based question। so process based question और content based question कौन से होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। so उस अकॉर्डिंग डाइवर्जेंट क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये भी प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन होता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ये भी प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन होता है। ओपन क्वेश्चन जो है ये भी प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन होता है, एंड बाकी की जो 3 टाइप्स हैं ये कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है अ यूनिवर्सिटी टीचर प्लान्स टू improve the study habits of the student in his or her own class, which type of research paradigm will be helpful in this regard? ठीक है, तो एक यूनिवर्सिटी टीचर अपने स्टूडेंट्स की स्टडी हैबिट्स को बदलना चाहता है, उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो कौन सा रिसर्च का टाइप उनको हेल्प करेगा?
हमेशा हमने बात की है इमीडिएट हो, स्कूल हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो एक्शन रिसर्च आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ अ सैंपल इज टेक्निकली नोन एज। तो जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, हमने कंक्लूजन निकाला एक सैंपल से, ठीक है, सो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ क्वेश्चनियर। सो कौन से स्टेप्स को की जरूरत होती है हमें अगर हम क्वेश्चनियर्स को डिजाइन करना चाहते हैं। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 2 3 एंड 4, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। सो ये थे हमारे आज के 36 क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन असर्शन रीजन। असर्शन बोलता है कि इन ऑर्डर टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस बोथ फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च फॉर्मेट्स हैव टू बी प्रमोटेड। यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल अगर हम रिसर्च में कर रहे हैं तो उस दोनों को अच्छे से प्रमोट करने के लिए, यूज करने के लिए हमें अप्लाइड और फंडामेंटल रिसर्च दोनों को यूज करना चाहिए। इसका कारण ये बताया गया है कि फंडामेंटल रिसर्च फोकस करता है थ्योरी मेकिंग पे एंड अप्लाइड रिसर्च उसी थ्योरी को यूज करता है प्रैक्टिकली एग्जैक्ट फील्ड में, ठीक है, प्रैक्टिकल सिचुएशंस में यूज करता है। तो आप अगर आप लोगों को बेसिक टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ रिसर्च पता है तो आपको पता होगा कि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट बोल रही हैं एंड जो रीजन वाली स्टेटमेंट है ये असर्शन को 100% सेटिस्फाई करती है। सो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि पहली स्टेटमेंट बोलती है क्वालिटेटिव रिसर्च इज एन अम्ब्रेला टर्म टू रेफर टू वेरियस रिसर्च स्ट्रेटेजीज दैट शेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। The data collected have been termed soft, that is rich in description. एंड स्टेटमेंट 2 बोलती है कि क्वालिटेटिव रिसर्च इज मेनली हाइपोथेसिस डिडक्टिव एंड एम्प्लॉयज मोस्टली स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर डेटा एनालिसिस। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली क्वालिटेटिव रिसर्च की एज इट इज डेफिनेशंस दी गई हैं। अगर आपने क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिक भी पढ़ा है ना तो आपको ये मीनिंग बहुत इजीली आता होगा एंड आपको ये भी पता होगा कि दोनों ही स्टेटमेंट्स क्वालिटेटिव रिसर्च के रिगार्ड में बिल्कुल ट्रू हैं। डायरेक्ट डेफिनेशंस हैं तो आप लोग जितने भी रिसर्च के मेथड्स हैं सभी की डेफिनेशंस जितनी ज़्यादा हो सके, जितने भी ऑथर्स ने डेफिनेशंस दी हैं, गूगल पे जिस भी वेबसाइट पर आपको मेथड्स ऑफ रिसर्च की डेफिनेशंस मिलती है सबको पढ़ लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है in which of the following there is a greater flexibility in both the methods and process of research। तो मेथड और प्रोसेस की जब हम रिसर्च में बात करते हैं तो कौन से वो दो मेथड्स होते हैं जिसकी ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है साथ में। पहला है एथनोग्राफी एंड दूसरा है फिनोमिनोलॉजी, ठीक है, सो ये हमेशा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is are non-probability sampling। so as I have told you in previous questions कि probability sampling and non-probability sampling को further 4 sections में divide किया गया है। ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, श्योर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगर आप लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस देखोगे तो वहां पे आपको ये चीजें नजर नहीं आएंगी, राइट, बट ये एक्चुअल में चीजें होती हैं। सो नॉन प्रोबेबिलिटी के टाइप में आता है पहला तो हमारे पास जजमेंटल सैम्पलिंग यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आता है फिर हमारे पास स्नोबॉल सैम्पलिंग ऑप्शन नंबर डी एंड देन आता है कोटा सैम्पलिंग ऑप्शन नंबर ई, राइट। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए जो है क्लस्टर सैम्पलिंग ये प्रोबेबिलिटी का टाइप है एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही टाइप होता है। तो इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन है which among the following methods is commonly used in ethnopolitical research। so ethnopolitical research से श्योर क्वेश्चन आते हैं, आपने प्रीवियस भी देखा होगा, हमने बहुत बार इस टर्म का यूज किया है। सो जब भी हम ethnopolitical रिसर्च की बात करते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सर्वे रिसर्च, ओके। Hi everyone, welcome to Toppers Notes. This lecture is all about Research Aptitude Chapter 3 where we will be discussing about steps of research previous year questions. So let's move to the first question. Which of the following sampling methods is based on probability? So research aptitude में sampling एक बहुत important chapter होता है, एक बहुत important topic होता है
बेसिकली सैम्पलिंग के दो टाइप्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फर्दर इसको फोर सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यहाँ पे कौन सा टाइप है। सो राइट आंसर है यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक। एंड ऊपर के जो तीन है, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, ये तीनों ही नॉन प्रोबेबिलिटी के टाइप्स होते हैं। एंड इसके अलावा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को सिंपली स्ट्राटा सैम्पलिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस यहाँ पे आप देख सकते हो, हाइपोथेसिस से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना करना, यानी कि किसी चीज को अगर हम लोग गेस करते हैं, दैट इज टेकन अंडर द कैटेगरी ऑफ हाइपोथेसिस। Hypothesis is made on the basis of limited evidence as a starting point for further investigation. So इसमें बोला गया है कि अगर हम हाइपोथेसिस लेते हैं, ये किसी चीज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसी से हम अपनी आगे की इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर पाते हैं। A hypothesis is a basis for reasoning without any assumption of its truth. Hypothesis is a purposive explanation for a phenomenon, या फिर scientific hypothesis is a scientific theory. सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि साइंटिफिक हाइपोथेसिस साइंटिफिक थ्योरी नहीं होती है। इन दोनों चीजों में मेजर डिफरेंस होते हैं, राइट। हाइपोथेसिस को हम परिकल्पना करना या फिर मैंने आपको बताया गेस करना होता है। अब मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, मेरे को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। मैं अपनी ए फ्रेंड के पास गई, उन्होंने मुझे बोला कि ये वाला ट्राई करो, मे बी आपको सॉल्यूशन मिल जाए। फिर मैं अपनी फ्रेंड बी के पास गई, उन्होंने मेरे को कोई और ट्रिक बताया और बोला ये ट्राई करो, मे बी सॉल्यूशन मिल जाए। तो ये होते हैं हाइपोथेसिस, कि इन्होंने सिर्फ गेस किया, इन्होंने किसी चीज का सिर्फ अनुमान लगाया। अब मेरी चॉइस है कि मैं कौन से रूट को फॉलो करूंगी, कौन से ट्रिक को फॉलो करूंगी, एंड अपने कंक्लूजन तक मैं पहुंच जाऊंगी। तो इसीलिए हाइपोथेसिस को जो है यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस। सो स्टेप्स यहाँ पे गिवन है 6, हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले, जैसे इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, तो किसी भी रिसर्च की शुरुआत हम करते हैं अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगी उसकी आइडेंटिफिकेशन से। मान लीजिए कि मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, मैंने उस प्रॉब्लम को सोचा, उसके बारे में सोचा, फिर मैं समझी कि इसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो स्टेप्स, जो आगे का काम मैं शुरू करूंगी, उसको बोला जाता है रिसर्च करना। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद हमें अपने रिसर्च का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। प्रॉब्लम मेरे सामने आ गई, अब मुझे इसका क्या सॉल्यूशन चाहिए, यहां तक कैसा पहुंचा जाए, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है मेथडोलॉजी, यानी कि प्रॉब्लम से निकल तो मैं चुकी हूँ, सॉल्यूशन तक मुझे जाना है, तो कौन से मेथड को मैं यूज करूंगी, क्या क्या ट्रिक्स मैं लगाऊंगी। उसके बाद होता है उन ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए मैंने बोल दिया कि हाँ, मैं ऐसे करती हूँ, अपने किसी फ्रेंड की हेल्प ले लेती हूँ, या मैं पब्लिक में जा करके उनका रिव्यूज इस टॉपिक पे जा करके पूछती हूँ। तो ये होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है डेटा एनालिसिस, कि जो भी डेटा हमने यहाँ पे कलेक्ट किया, उस डेटा को हम एनालाइज करेंगे, उसका हम विश्लेषण करेंगे कि कौन सा एग्जैक्टली हमारे काम का है, कौन सा काम का नहीं है, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। एंड हमेशा सबसे लास्ट में आता है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं, तो ये सीक्वेंस को आप लोग वापस से वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्किंग हाइपोथेसिस इज, एक कार्य परिकल्पना क्या होता है। सो वर्किंग हाइपोथेसिस मतलब कि हमने अनुमान लगाया, हमने परिकल्पना करना शुरू कर दिया, हम उस पे काम कर रहे हैं। ये होता है एक प्रोविजनल एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च। एक ऐसा हाइपोथेसिस है जो कि हमारे सामने पहले था, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, एंड ये आगे की जो रिसर्च के बाकी के स्टेप्स है उसमें हमें हेल्प करेगा कि हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with which one of the following techniques communality is associated? यूनिवेरिएट एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस, केस स्टडी, या फिर स्वॉट एनालिसिस। सो जब भी हम लोग फैक्टर एनालिसिस, रिसर्च में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, उनको जब एनालाइज करते हैं, सो उस समय पे एक टर्म यूज होती है जिसको बोला जाता है कम्युनैलिटी।
अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स। तो हमने देखो यही क्वेश्चन पीछे किया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हैं सब में ये आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हमें सिलेक्शन ऑफ टॉपिक यानी कि हमारा जो रिसर्च है, किस चीज पे हम रिसर्च करने वाले हैं, यानी कि क्या हमारी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हमारे सामने है, वो सेलेक्ट हमें करनी है। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी कि उससे रिलेटेड कोई ऑलरेडी कोई लिटरेचर है तो हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई सोशल वर्क है, ठीक है, उस पे कोई रिसर्च मुझे करनी है। तो अब क्या करूंगी, मैंने टॉपिक तो अपना सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद मैं देखूंगी इसी से रिलेटेड कोई लिटरेचर ऑलरेडी है या नहीं। ये लिटरेचर रिव्यू का फायदा क्या होता है कि इससे हमें पता चल जाता है कि क्या जो चीज क्या जो चीज के बारे में मैं सर्च करने वाली हूँ ऑलरेडी किसी और ने सर्च तो नहीं कर दी, तो क्या होगा, मेरी रिसर्च वेस्ट हो जाएगी। या फिर इसी टॉपिक पे अगर कई लोगों ने पहले रिसर्च की है तो उनके उसमें क्या रिव्यूज थे, उन्होंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, कौन कौन सी चीजें सक्सेसफुल रही, किस किस चीज में वो रिजेक्ट हो गए। ये सारी चीजें हमें लिटरेचर रिव्यू से पता चलती है, जो कि हमें अपनी रिसर्च में बहुत मदद करता है। उसके बाद आता है डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स। अगला क्वेश्चन है सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेस विद द। तो जो सैम्पलिंग एरर होता है वो कैसे कम होता है, जैसे जैसे सैंपल का साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जैसे जैसे सैंपल का साइज इंक्रीज होता जाएगा हमारे सैंपल का एरर कम होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीक्वेंशियल ऑपरेशंस इन साइंटिफिक रिसर्च आर। तो एक साइंटिफिक रिसर्च अगर हमें करनी है तो उसमें एक सीक्वेंशियल ऑपरेशंस, एक सीक्वेंस हमें फॉलो करना होता है। वो सीक्वेंस क्या है, पहला होता है इसमें कोवेरिएशन, उसके बाद आता है एलिमिनेशन ऑफ सुपोरियस रिलेशनशिप्स, उसके बाद आता है जनरलाइजेशन एंड थियोराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। सो हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, ठीक है, और भी बहुत सी टाइप की टेस्टिंग होती है, तो हमें इसमें बताना है कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का टाइप कौन सा है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी यही आया था, तो प्रोबेबिलिटी के कौन सा टाइप नहीं है। सो राइट आंसर है कोटा सैम्पलिंग, क्योंकि कोटा सैम्पलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी का ही टाइप होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में आता है सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड एक और सैम्पलिंग इसमें होता है। मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों के ही फोर टाइप्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। अभी हमने इसका आंसर देखा कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो एक पहला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोटा सैम्पलिंग। इसमें पूछा गया कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी है, तो कोटा सैम्पलिंग। बाकी के ऑप्शंस बिल्कुल सेम है। तो ये थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जो कि एज इट इज रिपीट होती आ रही हैं बहुत सालों से। अगला क्वेश्चन है द वेरिएबल which impacts the relationship between an independent variable and a dependent variable is called। so जहां पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरे नॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, ठीक है, नॉन इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप होता है, उसको बोला जाता है कंट्रोल वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन फॉर्मुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर while the corresponding sample information is known as। इसको बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इन सैम्पलिंग इसमें समझने का कुछ नहीं है, एज इट इज स्टेटमेंट दी गई है सैम्पलिंग से रिलेटेड। इन सैम्पलिंग द लॉटरी मेथड इज यूज्ड फॉर रेंडोमाइजेशन। ठीक है, लॉटरी में क्या होता है आपको पता होगा, जैसे रेंडमली वहां पे नंबर सेलेक्ट किए जाते हैं, तो इसीलिए सैम्पलिंग में लॉटरी मेथड को रेंडोमाइजेशन बोला जाता है। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एज यू कैन सी ये हमारा फिफ्थ या सिक्स्थ क्वेश्चन है जो कि एज इट इज पूछा गया है। सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है यहाँ पे पर्पजिव। ठीक है, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड और सिस्टमैटिक, ये तीन चीजें हमेशा प्रोबेबिलिटी में आती हैं। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग केसेस मीन्स। तो हम लोगों को सैम्पलिंग जरूरी होती है। सैम्पलिंग का मतलब होता है जैसे मान लीजिए
कि मैं अपने रिसर्च के किसी काम से किसी कॉलेज में गई। उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में 5,000 स्टूडेंट्स हैं। अब 5,000 स्टूडेंट्स का ओवरव्यू, उनका क्या स्टेटस है, वो तो हम नहीं चेक कर सकते, उनके रिव्यूज़ तो हम नहीं ले सकते। तो हम क्या करते हैं, इसको बोला जाता है टोटल पॉपुलेशन, ठीक है? सैंपलिंग के केस में जितने टोटल होते हैं उसको पॉपुलेशन बोला जाता है। 5,000 में से मैंने सिर्फ 100 सेलेक्ट किए, इसको बोला जाता है सैंपलिंग। अगर यहाँ पे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात करें, सो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में होता है कि हमने रैंडम सिलेक्शन कर दिया, एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में होता है किसी क्राइटेरिया को हमने फॉलो किया। जैसे मैंने बोल दिया, जो स्टूडेंट्स म्यूजिक में अच्छे हैं सिर्फ वही आएंगे, या जिन स्टूडेंट्स की हाइट 5 से ज्यादा है वो ही इस सैंपलिंग का हिस्सा बन सकते हैं। तो इस तरह से नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को फर्दर डिवाइड किया जाता है, ठीक है? सो सैम्पलिंग केसेस का मतलब होता है सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। सो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि 5,000 में से मैंने 100 सेलेक्ट किए किसी कंडीशन को लेकर के, ठीक है? रैंडमली सिलेक्शन भी हो सकता है, उसमें बस ऐसा है कि 5,000 में से मेरे को पहले पहले 100 बच्चे जो नज़र आ गए, ऐसे कैंपस पे नज़र घुमाऊँगी, पहले 100 पेजेज़ पे नज़र पड़ गई, वो एज़ अ सैंपल मैं कलेक्ट करूँगी। लेकिन कुछ सैंपलिंग ऐसी होती है जिसमें हम सोच समझ के डिसीजन लेते हैं कि किस फील्ड में हमें काम करना है, किस लेवल के स्टूडेंट्स हमें चाहिए। The frequency distribution of a research data, which is systematical in shape, similar to a normal distribution, but center peak is much higher, is that is called leptokurtic. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस जनरली अब एग्जाम में पूछे नहीं जाते, ठीक है? मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स परफॉर्म इक्वली वेल इन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स, ठीक है? तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमेशा बोलता है कि दो चीजें, जैसे ए एंड बी है, दो चीजों में कभी भी कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। नल का मतलब ही होता है शून्य, यानी कि शून्य डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। अगर हम बोलते हैं कि ए और बी बिल्कुल बराबर हैं, दिखते भी बराबर हैं, मेंटल लेवल भी बराबर है, हर चीज़ बराबर है, तो वो नल हाइपोथेसिस है। अगर मैं बोलूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी या फिर ए इज़ बेटर देन बी, ठीक है? तो ये क्या है? इस तरह के हाइपोथेसिस को बोला जाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। Which of the following statement is true in the context of testing of a hypothesis? So एक hypothesis को टेस्ट करने के लिए कौन से statements true हैं? It is only the alternative hypothesis that can be tested. It is only the null hypothesis that can be tested. Both alternative and null hypothesis can be tested, या फिर both the alternative and null hypothesis cannot be tested. सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कि सिर्फ हम नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो दो वेरिएबल्स गिवन हैं ये दोनों सेम है या इनमें कोई डिफरेंस है। अगर हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो सेटिस्फाई कर देता है स्टेटमेंट को, तो हम यहीं पे रुक जाते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, उसके बाद जाकर के हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे मूव करते हैं। सो इट इज द ओनली नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। Next question. Which of the following is an initial mandatory requirement for pursuing research? So research करने से पहले कौन सी चीज है जो कि अनिवार्य है, प्राइमरी चीज कौन सी है? तो वो है formulating a research question, कि रिसर्च की हमारी प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं बोलूँ मैं ना रिसर्च करने जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि किस पे रिसर्च करना है, तो मैं ये डिसीजन भी नहीं ले पाऊंगी। तो सबसे पहले हमें रिसर्च प्रॉब्लम यानी कि रिसर्च क्वेश्चन पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, इन अ रिसर्च on the effect of child rearing practices on stress proneness of children in completing school projects, the hypothesis formulated is that children rearing practices do influence stress proneness. At the data analysis stage, a null hypothesis is. तो इस केस में हम null hypothesis को क्या करेंगे? Research hypothesis will also be rejected. Research hypothesis will be accepted. दोनों को ही हम रिजेक्ट कर देंगे या दोनों को ही हम एक्सेप्ट कर देंगे या कोई डिसीजन नहीं लेंगे। सो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कि इस केस में रिसर्च हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं। हमेशा यहाँ पे बोला जाता है कि कोशिश कीजिएगा कि नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है, ठीक है, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना ही करना है, नहीं तो एरर्स हो जाते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह के एरर्स जनरली इसमें होते हैं।
Which sequence of research steps is logical in the list given below? तो इसमें देखो कॉमा से सेपरेट करके डिफरेंट डिफरेंट हमें स्टेप्स दिए हैं रिसर्च के। तो सबसे पहले हमेशा प्रॉब्लम प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हम रिजेक्ट कर देंगे। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन बाकी के 3 ऑप्शंस में है। उसके बाद एनालिसिस तो बाद में होता है, जब डेटा कलेक्ट करते हैं उसके बाद एनालिसिस होता है। सो यहाँ पे देखो, ठीक है, सैंपल तो फिर उसके बाद की बात है, तो इसको भी रिजेक्ट कर देंगे, इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। हमने पहले प्रॉब्लम ढूंढी, फिर अनुमान लगाया, मैंने बताया था ना मैं प्रॉब्लम में फंस गई, फिर मैंने सोचा क्या करूं, मैं अपनी फ्रेंड के पास गई और हमने गेस करना शुरू कर दिया कि कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। फ्रेंड का तरीका समझ आया या नहीं आया वो अलग चीज है, फिर मैं फ्रेंड बी के पास गई, उन्होंने भी गेस किया और कुछ ट्रिक्स दे दिए। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। उसके बाद हम रिसर्च डिजाइन को डेवलप करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, फिर डेटा एनालिसिस करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, तो ये सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो हम इससे भी इनको सेलेक्ट कर सकते थे कि कंक्लूजन के बाद डेटा कलेक्ट नहीं होता, यहाँ पे इसको रिजेक्ट कर दिया। अराइविंग एट जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, एंड यहाँ पे देखो कलेक्शन, सबसे लास्ट में कलेक्शन थोड़ी ना होती है। ठीक है, सबसे लास्ट में हमेशा जर्नलाइजेशन और कंक्लूजन ही होते हैं। Next question, which of the following sequence of research step is nearer to scientific method? Same है, problem formulation, locating the actual problem and its definition, hypothesis, deducing the consequences of the suggested solution and testing the hypothesis in action. Next question, which among the following provide the strongest evidence of cause and effect relationship between independent and dependent variable? आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ cause and effect, ये एक कीवर्ड है। जिसमें क्वेश्चन में आपको कॉज एंड इफेक्ट मिल जाए वहां पे आपने डायरेक्टली बिना सोचे समझे एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस में आपके पास एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑप्शन ही नहीं होता, ठीक है, तो उसके अलावा वहां पे आपके पास अगर एक्स पोस्ट फैक्टो भी ऑप्शन में होता है तो आप उस पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर दोनों ही होंगे तो एक्सपेरिमेंटल को ही प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with what name of an with what name an attribute like height, weight or happiness that is measurable and that is assigned with changing values be called? इसको बोला जाता है वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, किस रिगार्ड में है ये नहीं बताया गया, डायरेक्ट है कि वैलिडिटी इंश्योर्स रिलायबिलिटी, यानी कि अगर हमारा रिसर्च जो भी हम कर रहे हैं वो वैलिड प्रूव हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड है, इनवैलिड कोई काम नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा रिसर्च रिलायबल भी है। A statistical measure based upon the entire population is called parameter, while measure based upon a sample is called as, इसको बोला जाता है statistics। 2015 में भी सेम क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफ टेस्ट, सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टी टेस्ट, जी टेस्ट, एफ टेस्ट होते हैं हमारे पास। तो इसमें एफ टेस्ट होते हैं, इट कैन बी वन टेल्ड एज वेल एज टू टेल्ड डिपेंडिंग अपॉन द हाइपोथेसिस। तो इसका एक एंड भी हो सकता है, दूसरा एंड भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है हाइपोथेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिसर्चर फेल्स टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को एक रिसर्चर ने फेल करना था लेकिन वो नहीं कर पाया, इसका मतलब है कि उन्होंने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। What implications will it carry for his her principal research hypothesis? Rejecting the research hypothesis. अब देखो स्टेटमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्यों होता है स्टूडेंट्स को, वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि नल को रिजेक्ट करना था, नल को रिजेक्ट करना था लेकिन उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, इसका मतलब है कि उन्होंने नल को एक्सेप्ट कर दिया। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि नल को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं इसका मतलब ये है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो नल को एक्सेप्ट करेंगे तो ऑल्टरनेटिव को रिजेक्ट करेंगे, नल को रिजेक्ट किया तो उसके बाद हम ऑल्टरनेटिव पे जाएंगे एंड उसको एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन प्लान? सो इवैल्यूएशन करते हैं रिसर्च में, उसका एक प्लान होता है, उसके एलिमेंट्स कौन है? पर्पस, रिसोर्सेस,
Analysis authority. So right answer is option number D, that is 1, 2 and 3. So authority यहाँ पे important नहीं है. एक रिसर्च प्लान हमारा पर्पसफुल होना चाहिए, उसमें प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए, एनालिसिस भी उसका होना चाहिए. ठीक है. अगला प्रश्न है, अ हाइपोथेसिस इज. हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना क्या होता है? ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं दैट प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन. ठीक है. एक स्टेटमेंट ऐसी होती है जिसको हम अभी नहीं मान सकते, कि मान लीजिए मैंने बोला कि अगर जैसे मान लीजिए मैं नदी में डूब रही हूँ, मैं बोलूंगी कि अगर मैं स्विमिंग करने की कोशिश करूँ तो शायद हो सकता है मैं बच जाऊं, या फिर मैं ये सोच सकती हूँ कि अगर मैं जोर जोर से शोर मचाने लग जाऊं तो शायद हो सकता है लोग सुने और मुझे बचाएं. तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों ट्रिक्स जो मैंने देखी हैं, ये दोनों हाइपोथेसिस जो मैंने देखे हैं, ये ट्रू साबित ही होंगे, ये काम करेंगे ही करेंगे. तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हमें दिमाग में तो हमारे आ चुकी है, बट उसको ट्राई करना पड़ता है. तो वो एक्सेप्ट होंगी, रिजेक्ट होंगी, क्या होगा ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज टर्शियरी सोर्स ऑफ डेटा इज. सो रिसर्च में हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी सोर्स होते हैं डेटा के. प्राइमरी होता है जहां पे फील्ड में जा करके हम खुद डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कहीं पे कुछ वारदात होती है वो खुद उधर जा करके न्यूज कलेक्ट करते हैं, वो प्राइमरी है. सेकेंडरी है जो कि हम लोगों को मिलता है, जैसे कि न्यूज़पेपर. अब न्यूज़पेपर वालों ने तो फील्ड में जाकर के काम किया, न्यूज़ कलेक्ट की. हमें क्या हुआ, हमने तो सेकेंडरी चीज से देखा, न्यूज़, टीवी चैनल, ये सब चीजें, जैसे ये है देखो. ठीक है. ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं, ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं. ठीक है. सो टर्शियरी होता है जिसमें कि प्राइमरी सेकेंडरी दोनों की इंफॉर्मेशन होती है, कंबाइंड. ठीक है. क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग इज इन अ रिसर्च रिपोर्ट इज. It means testing language from an ethical point of view, revealing its misuses. Next question is, a university teacher plans to study the effect of level of aspiration of student in terms of their socioeconomic background on their scholastic performance at the term and evaluation conducted by an external testing agency. What is the dependent variable? So इस केस में dependent variable है scholastic performance of student, क्योंकि उनकी जो ये परफॉर्मेंस है ये डिपेंड करती है किस पे, उनके फाइनल इवेल्युएशन पे, उनके फाइनल रिजल्ट पे. After identifying the different variables and establishing the logical reasoning in theoretical framework, the next step in the research process is. ठीक है. तो हमने क्या किया, डिफरेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हमने लॉजिकल रीजनिंग भी वहां पे लगा दी. उसका अगला स्टेप होता है, हमेशा जनरेट करते हैं हम हाइपोथेसिस को. Next question is, the research design is specifically related to which of the following feature in research. So research design की बात की गई है and पूछा गया है कि ये कौन से feature हैं जो कि इसको satisfy करते हैं. Sample selection, formulation of a plan, deciding about the tool for data collection, hypothesis making या फिर choice of a field of inquiry. So इधर अगर देखिए right answer है option number 1, 2 and 3. ठीक है. सो रिसर्च डिजाइन में स्पेसिफिकली ये तीनों चीजें रिलेटेड होती हैं. नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग रिसर्च विच रिकॉर्डिंग observation is an observer rates an individual based on the rating given in another aspect, the aspect of the interaction. This is termed as halo effect. ठीक है. इस तरह के क्वेश्चंस कई बार किसी एक आधी शिफ्ट में पूछे जाते हैं. सो अगर आपने ऑलरेडी पढ़े हैं तो रिवाइज कर लीजिए, नहीं तो इस टॉपिक पे जाने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक है. द फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी कंपेयर टू. हमने रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया, उसको निरूपण दिया, एक फाइनल डिसाइड किया कि क्या प्रॉब्लम है. दैट इज कंपेयर टू लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है. ऐसा बोला जाता है ना कि हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका फाउंडेशन, उसका बेस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम बनाते हैं उतनी ज्यादा बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है. तो जितना अच्छा, जितना बेहतरीन हमारा रिसर्च प्रॉब्लम हम सेलेक्ट करते हैं उतने अच्छे से हम काम कर सकते हैं. In experimental research-based studies, the observation derived from which of the following variables are considered for statistical analysis. So right answer है यहाँ पे dependent variable.
कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्टली डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन पूछी गई है। अ शिफ्ट इन एटीट्यूड इन रिस्पोंडेंट्स between 2 points during data collection is called regression effect. Next is, which of the following sequences correctly reflect scientific investigation? तो साइंटिफिक रिसर्च हम ऑलरेडी कर चुके हैं। साइंटिफिक रिसर्च में एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, वो है ऑब्जर्वेशन, कंसेप्चुलाइजेशन, थियोराइजिंग, डिड्यूस्ड, consequences and method of verifying them. Hypothesis testing is the main concept of which type of research? So hypothesis testing कौन से टाइप के रिसर्च में की जाती है सबसे ज्यादा? ये है experimental research. The probability sampling procedures are mostly used in which of the following? So probability sampling कहाँ पे यूज होती है? ये होती है 1, 2 and 5 में, यानी कि सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोरिलेशनल डिजाइन बेस्ड रिसर्च. Next question is, which of the following sampling procedures will be appropriate for conducting researches with empirico-inductive research paradigm? So empirico-inductive research paradigm से related direct question है ये. इसका आंसर है any of the non-probability sampling procedures. अगला प्रश्न है, which of the following statements failed to indicate the intent of purposive sampling? So purposive sampling से related यहाँ पे हमें statements given है and हमें बताना है कि कौन सी इसके रिगार्ड में ट्रू नहीं है. ठीक है, यहाँ पे पूछा ना फेल्स टू इंडिकेट, तो यहाँ पे राइट आंसर है पर्पसिव सैम्पलिंग इज नॉट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्टिंग केसेस एंड इंडिविजुअल्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च इज हिट्रोजीनियस. हिट्रोजीनियस मतलब अलग अलग तरह की पॉपुलेशन है, हिट्रोजीनियस इन नेचर. Which of the following sampling techniques will ensure optimum representativeness of sample units? राइट, सो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. स्ट्रेटिफाइड को मैंने बताया इसमें स्ट्राटास यूज किए जाते हैं. पूरी पॉपुलेशन में से उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे यहाँ पे मेल आ गए, यहाँ पे फीमेल आ गए, यहाँ पे एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा, इस तरह से चीजें होती है. द फिश बाउल ड्रॉ अ मेथड ऑफ ड्रॉइंग एन रैंडम सैंपल. The major characteristic of correlation analysis is seek out to. So correlation analysis की यहाँ पे characteristic में पूछा गया है, that is association among variables. Correlation यानी कि ये क्या करता है, ये variables के बीच में relation बताता है, means association बताता है. Snowball sampling is the process of selecting a sample using snowball में हम सबसे ज्यादा use करते हैं networks को. ठीक है, सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. Research design that needs to collect factual information on a continuing basis is called as. So एक रिसर्च डिजाइन जो कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है कंटिन्यूअस बेसिस पे, उसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिजाइन बोला जाता है. A tentative proposition with unknown validity that specifies a relationship between two or more variables is called. It is called research hypothesis. ये भी research hypothesis की ही direct statement पूछी गई है. Which of the following sequences represents the most logical sequence in doing research? So research करने में एक proper sequence होता है, वही चीज है as it is. मैं आंसर बताती हूँ, that is option number A. In which of the following steps of research the scope for creativity and imagination is utmost? That is identifying variables and hypothesizing. So कौन से variables को हम select करते हैं and कैसे हम उसकी परिकल्पना करना शुरू करते हैं, ये important होता है. Which of the following is an example of a maximum performance test? बिना सोचे समझे हमेशा बताया है कि maximum performance test की बात होती है. So we are talking about aptitude test. A good review of research literature aims at generating research questions and validating those questions. यानी कि क्वेश्चंस को बनाना, जनरेट करना, उत्पन्न करना एंड उनकी वैलिडिटी चेक करना कि ये वैलिड है इस पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं है. ये क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस फॉर रीडिंग स्किल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च. तो रिसर्च अगर कर रहे हैं
तो एक पर्सन की रीडिंग स्किल्स का सीक्वेंस है ये। राइट आंसर है सर्वे पहले करना चाहिए, उसमें क्वेश्चंस, उस सर्वे करने के बाद हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, रीड देम केयरफुली, रिकॉल देम एंड रिव्यू देम। Which of the following statements from the following statement are correct? Sampling related error is subsumed under the category non-sampling error. Sampling error does not occur in multi-stage cluster sampling. So right answer यहाँ पे होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 एंड 3. सो थर्ड स्टेटमेंट मिस हो चुकी है, इसका नाम है इनएक्यूरेट सैम्पलिंग, फ्रेम एंड नॉन रिस्पोंडेंट. Which stage in research creates a working thesis for the research paper by specifying and organizing the category of information? So review of literature section में ये सारा काम होता है. A hypothesis should be conceptually, ठीक है, तो हाइपोथेसिस सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए. स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे ये है कि जो प्रॉब्लम है उस चीज को, उससे रिलेटेड वो होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम कुछ और है, हम हाइपोथेसिस कुछ और कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम कहीं और से कहीं और ही पहुंच जाते हैं. ठीक है. In which of the following sampling methods employed in research the units comprising the sample are given equal and independent chance? So right answer is cluster sampling. इसमें पूरी पॉपुलेशन को छोटे छोटे क्लस्टर्स में डिवाइड किया जाता है, एंड जितने भी लोग होते हैं, जितने भी सैंपल्स हम सेलेक्ट करते हैं, जितने भी क्लस्टर्स हम बनाते हैं, सबको इक्वल चांस मिलता है. नेक्स्ट इज, इन विच टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन इंडिविजुअल स्टोरीज टू डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ पीपल आर एक्सप्लोर्ड? सो क्वालिटेटिव रिसर्च के कौन से टाइप की इसमें बात की गई है? ये की गई है नैरेटिव रिसर्च की बात. In a research problem studying the effect of teaching method on a scholastic achievement of boys and girls in terms of their socio-economic background, which can be designated as independent variable. So यहाँ पे आप देख सकते हो पहले क्वेश्चन में सेम स्टेटमेंट थी, किसी दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि इनमें से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, तो डिपेंडेंट था सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड. अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टीचिंग मेथड्स. Suppose you want to investigate the working efficiency of Nationalized Bank of India. Which one of the following would you follow? ठीक है, सो यहाँ पे आपको इनके वर्किंग एफिशिएंसी का इन्वेस्टिगेशन करना है, तो कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज होगा? यहाँ पे यूज होगा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. From the list given below, identify those which are called known probability sampling procedures. So non probability ये types यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट बात करें, सो वो है डायमेंशनल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग. ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, बाकी के प्रोबेबिलिटी है. आइडेंटिफाई द टेस्ट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो which are maximum performance test in the context of research. So maximum performance test है यहाँ पे पहला तो achievement test, ये तो पता ही है आपको. उसके बाद आता है intelligence test एंड देन उसके बाद आता है aptitude test. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे एटीट्यूड है एंड यहाँ पे एप्टीट्यूड है, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा एग्जाम में. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें रिसर्च टूल्स पूछे गए हैं एंड दूसरा उनमें मेजरमेंट स्केल पूछी गई है. सो डायरेक्टली आंसर पे मूव करते हैं. क्वेश्चनियर एंड इंटरव्यू. क्वेश्चनियर एंड इंटरव्यू आर रिलेटेड टू ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट. उसके बाद आता है इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, इट इज रिलेटेड विद इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट. फिर आता है एटीट्यूड एंड वैल्यूज, इट इज रिलेटेड टू रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट. एंड देन आता है स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी टेस्ट, दैट इज नॉर्मल स्केल ऑफ मेजरमेंट. नेक्स्ट इज स्पॉटिंग गैप्स इन द रिसर्च लिटरेचर is the chief way to identify research questions. In this context, spotting gaps in research literature refers to. So दो statements यहाँ पे हमें दी गई हैं. ठीक है, दो स्टेटमेंट्स गिवन है. आइडेंटिफाइंग अंडर रिसर्च एरिया, रिकॉग्नाइजिंग द गैप बिटवीन टू रिसर्चर्स बैकग्राउंड. सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 हियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय. सो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के साथ में यहाँ पे रिसर्च में कौन सा स्टेप फॉलो किया जाता है? ये किया जाता है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स.
ये थे आज के 68 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस. Hi everyone, welcome to Toppers Notes. This lecture is all about Research Aptitude Chapter 4, where we are going to discuss thesis and article writing previous year questions. So let's move to the first question. When two or more successive footnotes refer to same work, which one of the following expressions is used? अगर हम लोग किसी रिसर्च में दो या दो से ज्यादा सक्सेसिव फुटनोट्स को यूज करते हैं, ठीक है, उस एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है, क्या चीज वहां पे यूज की जाती है? ऑप्शन 1 जो है वो राइट आंसर है, IBID. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसेस is written according to American Psychological Association, that is APA format. This format is very important and इसके अलावा एक MLA format होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए. इसका डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. जब भी हम लोग अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्मेट की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी ऑथर है, जो भी रिसर्चर है, उनका लास्ट नेम आता है. उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन आता है कि किस ईयर में वो उसको पब्लिश करने वाले हैं, एंड देन जो भी उनका टॉपिक होता है रिसर्च का, उसके बारे में यहाँ पे लिखा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is an indication of the quality of a research journal? रिसर्च जर्नल की क्वालिटी का इंडिकेशन इनमें से कौन सा है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इम्पैक्ट फैक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च पेपर. जब भी हम रिसर्च बनाते हैं उसमें रिसर्च पेपर, थीसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं. इसमें रिसर्च पेपर की डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी गई है, दैट इज इट कंटेन्स पीयर रिव्यूड ओरिजिनल रिसर्च और इवेल्युएशन ऑफ रिसर्च कंडक्टेड बाय अदर्स. पीयर रिव्यूड होता है हमारे आसपास के लोग, जैसे अगर ए कोई रिसर्चर है तो ए के आसपास अगर A+, A-, इस तरह के लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये ओरिजिनल रिसर्च को एक बार रिव्यू करते हैं एंड वो रिसर्च जो किसी और ने कंडक्ट की है उसको इवेल्युएट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसेस इज रिटन एज पर मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, दैट इज MLA फॉर्मेट. मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, MLA फॉर्मेट के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे भी पहले उनका नाम आता है, फिर सर नेम आता है, देन जो भी उनका टॉपिक होता है, जिस यूनिवर्सिटी, जिस सिटी से वो PhD कर रहे हैं, वहां का प्रॉपर एड्रेस, एंड देन लास्ट में सबसे ईयर यहाँ पे आता है. ये होता है MLA फॉर्मेट थीसिस लिखने का, राइट. जब भी आप लोग रिसर्च करो वहां पे पूछा जा सकता है MLA रिसर्च फॉर्मेट को फॉलो करो या APA को करो, एंड इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्कशॉप इज. क्या होती है एक कार्यशाला? वर्कशॉप इज अ ब्रीफ intensive course for a small group emphasizing the development of skill or techniques for solving a specific problem. सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो वर्कशॉप जहां पे स्टूडेंट्स को फॉर एग्जाम्पल हम लेकर के जाते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं हैंड इन एक्सपीरियंस, हैंड इन एक्सपीरियंस. ठीक है, यानी कि किसी चीज को बस थियोरेटिकली नहीं समझाया जा रहा, प्रैक्टिकली समझाया जा रहा है. जैसे कि अगर मैं मोटर इंजीनियरिंग कर रही हूँ तो मुझे डायरेक्टली वहां पे बड़े इंजीनियर्स के साथ काम करके जो चीजें सिखाई जाएंगी, दैट इज कॉल्ड वर्कशॉप. नेक्स्ट इज इन अ थीसिस फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड इन. थीसिस जब भी हम बनाते हैं उसमें फिगर्स और टेबल्स हमने बहुत से यूज किए होते हैं, उसको हम कहाँ पे ऐड करते हैं? उसको हम टेक्स्ट में ही ऐड करते हैं, उसके लिए कोई अलग से हमें चैप्टर या फिर कुछ और चीज नहीं बनानी पड़ती. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ थीसिस स्टेटमेंट इज. थीसिस कथन क्या है? इट इज एन असर्शन. आपको पता होना चाहिए ये एक दावा होता है. थीसिस में जो कुछ भी स्टेटमेंट्स हम देते हैं ये दावा है, इसका कोई हम फैक्ट नहीं बोल सकते, ऑब्जर्वेशन नहीं बोल सकते. जो चीजें हमने फाइनली कंक्लूड करके वहां पे लिखी हैं, जिसके लिए हम श्योर हैं कि ये रिसर्च हम कर चुके हैं एंड इसमें कोई भी दो राहें नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, उसी चीज को हम यहाँ पे असर्शन बोलते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोर एलिमेंट्स ऑफ डिसर्टेशन आर. शोध प्रबंधन के मुख्य तत्व क्या होते हैं? ऑप्शंस यहाँ पे राइट आंसर है हमारे पास इंट्रोडक्शन. ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है. देखो, डिसर्टेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, 4 चीजें हैं जो कि कंपलसरी है. सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन आनी चाहिए,
उसके बाद उसमें लिटरेचर रिव्यू आना चाहिए, उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। इस तरह से एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो, इसमें भी आप इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख सकते हो। एंड मैंने आपको हमेशा बताया है कि रिसर्च में अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो तो हमेशा देखना है कि पहला पार्ट इंट्रोडक्शन होता है, लास्ट पार्ट डिस्कशन एंड कंक्लूजन होता है, एंड इससे पहले आता है रिजल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when academicians are called to deliver lecture to presentation to an audience on certain topics or a set of topics of educational nature, it is called as। कोई academicians आए हैं, यहाँ पे मान लीजिए 200 स्टूडेंट्स का एक बैच हमने बिठा रखा है। academicians का क्या काम है, उन्होंने लेक्चर देना है, प्रेजेंटेशन देनी है इन लोगों को, जिसमें किसी एक सर्टेन टॉपिक पे होगा ये जो कुछ भी है, ठीक है। ये टॉपिक जो है एजुकेशनल टॉपिक होना चाहिए। इस तरह से जो प्रेजेंटेशन देने के लिए स्कूल कॉलेजेस में आते हैं, इस चीज को बोला जाता है सेमिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड थीसिस राइटिंग शुड इन्वॉल्व। तो जब भी हम थीसिस लिखते हैं तो उसको एक गुड थीसिस हम कब बोल सकते हैं, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे ट्रू हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर 1, दैट इज रिडक्शन ऑफ पंक्चुएशन एंड ग्रामेटिकल एरर टू मिनिमम। ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन हमारी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। दूसरा आता है केयरफुल चेकिंग ऑफ रेफरेंसेस, की जो भी चीजें हमने यूज की है उसको हमें अच्छे से चेक करना बहुत जरूरी है। तीसरी स्टेटमेंट है कंसिस्टेंसी इन द वे ऑफ थीसिस इज रिटन, यानी कि जिस तरह से हमने थीसिस को शुरू किया कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुरू में हमने कुछ और शुरू किया था टॉपिक, थीसिस एंड होते होते तक हम बिल्कुल फील्ड चेंज कर चुके हैं, बिल्कुल अलग ही ट्रैक पे निकल चुके हैं, ये नहीं होना चाहिए। अ क्लियर एंड वेल रिटन एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट एक मेजर रोल प्ले करता है थीसिस राइटिंग में। सो अगर एक क्लियर और वेल रिटन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो हमारी थीसिस एक स्टैंडर्ड, अच्छे स्टैंडर्ड की थीसिस मानी जाती है। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1 2 3 4। Next is, which of the following are the basic rules of APA system of referencing format? So again यहाँ पे APA system से related question पूछा गया है। इसमें बताना है कि कौन से इसके बेसिक रूल के रिगार्ड में स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। सो राइट आंसर की अगर हम बात करें, सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 3 एंड 4। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन नहीं है, सो 2 एंड 3 हम लेकर के चलते हैं। दैट इज इन्वर्ट ऑथर्स नेम, लास्ट नेम फर्स्ट, ये हमने बताया था। दूसरा है इटैलिसाइज टाइटल एंड लॉन्गर वर्ड सच एज बुक्स एंड जर्नल्स, ठीक है। सो ये जितनी भी चीजें हैं इनको थोड़ा इटैलिक वे में करना चाहिए, इटैलिक होने चाहिए बुक्स का नाम और जर्नल्स का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेमिनार। अभी हमने सेमिनार डिस्कस किया जिसमें क्या होता है, कोई एकेडमिशियन, कोई एक्सपर्ट आता है, लेक्चर देते हैं वो, या फिर प्रेजेंटेशन देते हैं किसी एजुकेशनल टॉपिक पे बहुत से स्टूडेंट्स को, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही। दूसरा है इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग, डिस्कशन एंड डिबेट्स, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे जो इन्होंने कोई भी प्रेजेंटेशन दी, स्टूडेंट्स को उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन उनके माइंड में आया है, तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन, डिबेट्स यहाँ पे चलती हैं। इट इन्वॉल्व्स लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जरूरी नहीं है, अगर सिर्फ 10 से 12 लोग हैं तो भी सेमिनार्स कंडक्ट हो सकते हैं। इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन, यस, इसमें ये जो अकेडमिशियंस की हम बात करते हैं जो सेमिनार में आके प्रेजेंटेशन देते हैं, वो एक स्किल्ड पर्सन होनी चाहिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज द सेम एज इन। सो थीसिस राइटिंग का फॉर्मेट किसकी तरह होना चाहिए, बहुत इजी है, अ रिसर्च डिसर्टेशन। तो मैं आपको बता दूं कि थीसिस और डिसर्टेशन ये दोनों चीजें सेम होती हैं। अगर हम लोग अपने +2 लेवल या इस तरह से बात करें तो थीसिस उसको बोला जाता है, एंड अगर हम अपने डॉक्टरल लेवल पे रिसर्च करते हैं उसमें जो भी चीजें होती हैं उसको डिसर्टेशन बोला जाता है। बाकी ये चीजें सेम होती हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ पीएचडी थीसिस विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ शोइंग स्कीम ऑफ चैप्टराइजेशन। सो अगर हमें अपने पीएचडी रिसर्च में स्कीम ऑफ चैप्टराइजेशन शो करना है अपनी थीसिस में, तो कौन से सीक्वेंस को हमें फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, तो इसको हम डिलीट कर देंगे, इसको हम यहाँ से ऑप्शन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इस वाले में भी इंट्रोडक्शन नहीं है, इसको भी हम हटा देंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में जो है, यहाँ पे हमने हमेशा बात की है कि सबसे लास्ट में आते हैं रेफरेंसेस एंड अपेंडिक्स। सो इन दोनों ऑप्शंस में ही यही है, तो हम बाकी की चीजें भी देखते हैं, ठीक है।
इंट्रोडक्शन, उसके बाद आता है सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। इंट्रोडक्शन के बाद हम डिजाइन नहीं बना सकते किसी चीज का, हमें पहले रिलेटेड स्टडीज, ऑलरेडी किसी ने वो स्टडी की है, ऑलरेडी किसी ने उस टॉपिक पे रिसर्च की है, उसको उसका सर्वे करना है। उनके सर्वे के बाद हम हमेशा डिजाइन करते हैं अपने स्टडी प्लान को कि एग्जैक्टली हम आगे क्या करने वाले हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हियर। अगला प्रश्न है, अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च इज रिक्वायर्ड इन। राइट, सो यहाँ पे पूछा गया है रिसर्च मेथोडोलॉजी में डिटेल डिस्क्रिप्शन जो होता है, ठीक है, वो किस में लिखा जाता है? वो थीसिस एंड डिसर्टेशन में होता है। सिंपल से बताऊं कि जो भी हमने अपने रिसर्च में किया है उस चीज की डिटेल डिस्क्रिप्शन थीसिस में ही हम लिखते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड। सो रिपोर्टिंग फॉर्मेट किस में बताया जाता है? डॉक्टरल लेवल में, कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्च, वर्कशॉप या फिर सिंपोजिया। सो राइट आंसर है डॉक्टरल लेवल थीसिस में। कभी भी बात अगर आती है कि एक थीसिस का पर्टिकुलर फॉर्मेट हमें इंस्टीट्यूशन से मिलता है, फॉर्मेट हमें कोई देता है, तो वो हम डॉक्टरल लेवल थीसिस में ही करते हैं। नेक्स्ट इज, इन फाइनलाइजिंग अ थीसिस राइटिंग फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेजेस। राइट, सो जब हम थीसिस राइटिंग फॉर्मेट को फाइनलाइज करते हैं तो सप्लीमेंट्री पेजेस किस में हम ऐड करेंगे? वो करते हैं बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिसेस को। Next question is, in which of the following arrangements a wider spectrum of ideas and issues may be made possible? So यहाँ पे options है, आपको बताना है सबसे ज्यादा ideas और issues कहाँ पे share होते हैं, कहाँ पे होते हैं। So right answer है conference में। वहां पे बहुत से लोग होते हैं, सभी experts होते हैं, सब अपने किसी टॉपिक पे व्यू देंगे। अब पर्सन ए उसके बारे में कुछ और सोचता है, पर्सन बी उसके बारे में कुछ और सोचता है, तो इसमें बहुत ज्यादा आइडियाज जनरेट होते हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि किसकी स्टेटमेंट को ट्रू माना जाए। अपने एंड पे तो सब अच्छे होते हैं, सब ट्रू स्टेटमेंट्स देते हैं, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे राइट आंसर है कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज पोटेंशियल फॉर नर्टरिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिवली ग्रेटर। सो ये होता है पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप, ठीक है। सो क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रिसर्च रिपोर्ट विल कंटेन। रिसर्च रिपोर्ट में क्या होता है? इसमें होता है हमारे पास प्रीफेक्टरी पार्ट्स, दूसरा होता है इसमें टाइटल ऑफ द पेज, एंड उसके बाद आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, एंड नेक्स्ट आता है इसमें टर्मिनल चैप्टर्स। सो ये सारी चीजें एक रिसर्च रिपोर्ट में होना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, पोजीशन पेपर्स आर। सो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो पोजीशन पेपर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन है। सो ये होते हैं हाईलाइटिंग ऑफ इश्यूज एंड डिपिक्शन ऑफ स्टेटस, यानी कि हमारी थीसिस में अगर कोई पॉइंट्स हैं, कोई इश्यूज हैं जिनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसको हम पोजीशन पेपर में जाकर के पोजीशन करते हैं, यानी कि वहां पे लिखते हैं। इससे ये फायदा होता है कि जो हमारे गाइड हैं, जिन्होंने आगे बाद में जाकर के वो थीसिस पढ़नी है, कोई और स्टूडेंट ने पढ़नी है, तो उनको पूरी थीसिस नहीं पढ़नी पड़ेगी, वो डायरेक्टली पोजीशन पेपर वाले सेक्शन में जाएंगे एंड इजीली उनको पता चल जाएगा कि क्या क्या इश्यूज एंड डिपिक्शंस वहां पे थे। नेक्स्ट इज, रेफरेंस सर्व्स द पर्पस ऑफ। सो रेफरेंस क्या होता है? इट लेंडिंग ऑथेंटिसिटी टू द गिवन कंटेंट, ठीक है। सो जो भी गिवन कंटेंट है, जो भी मैंने अपनी थीसिस में लिखा है, उसकी ऑथेंटिसिटी यानी कि उसकी प्रमाणिकता वो देने के हमें काम आता है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंसेस। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो अब जैसे मान लीजिए मैं अपने रिसर्च में ऑलरेडी कोई एक बुक लिखी है एबीसी नाम के रिसर्चर ने, अब मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैंने एबीसी की जो फाइंडिंग्स है वो अपने यहाँ भी यूज कर ली, रेफरेंस दे दिया मैंने उनको, ठीक है। तो ये ऑथेंटिसिटी बताता है कि मैंने अपने रिसर्च में जो भी यूज किया है वो ऑथेंटिक है। नेक्स्ट है सुपरवाइजर्स सर्टिफिकेशन ऑन द थीसिस। सुपरवाइजर्स सर्टिफिकेशन ऑन द थीसिस, उसको क्या बोला जाता है, क्या यूज होता है? इट इज यूज टू इंश्योर ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क। तो जो भी हमारे रिसर्च के गाइड होते हैं, वो अगर हमें सर्टिफिकेट दे देते हैं हमारी थीसिस के लिए, उसका मतलब है कि हमने ओरिजिनल काम किया है एंड वो काम आगे पसंद आ चुका है, वो काम आगे पास हो चुका है। बिब्लियोग्राफी गिवन इन रिसर्च रिपोर्ट, मेजर रोल प्ले करती है बिब्लियोग्राफी भी,
ठीक है, इस तरह की छोटी-छोटी टर्म्स हैं जैसे बिब्लियोग्राफी, अपेंडिसेस, उसके बाद आता है रिसर्च पेपर, थीसिस, डिसर्टेशन, इनका सीक्वेंस किस तरह से इसमें काम करते हैं एंड इनकी बेसिक वर्किंग एंड डेफिनिशन आपको पता होनी चाहिए। तो बिब्लियोग्राफी हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एबीसी नाम के कोई रिसर्चर हैं, ठीक है? या फिर छोड़ो चलो, मेरा नाम है एबीसी, मैंने एक रिसर्च कर दी 100% कंप्लीट। उसके बाद कोई रिसर्चर आगे एक्स वाई जेड आज से 10 साल बाद, ठीक है, वो भी सेम टॉपिक पर अगर रिसर्च करते हैं एंड उनको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है, उनको प्रीवियस देखना है कि इसने किसी में रिसर्च किया है, क्या क्या काम किया है, तो वो बिब्लियोग्राफी, इसके बिब्लियोग्राफी में जाकर के चेक कर सकते हैं। In a thesis, format and style of referencing has been inappropriately followed. This is an example of, ठीक है, सो थीसिस में फॉर्मेट और स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग जो होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं अगर इनअप्रोप्रिएटली। सो उसका एक एग्जांपल यहाँ पे बताना है कौन सा करेक्ट है, दैट इज टेक्निकल लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर। अगर एक रिसर्चर अच्छे से काम नहीं करता, वो तकनीकी लैप्स कर देता है, तो वो एक इनअप्रोप्रिएट फॉलो जो है फॉर्मेट माना जाता है। नेक्स्ट इज अरेंज द स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन द सीक्वेंस इन विच दे आर प्रेजेंटेड इन द थीसिस। सो रिसर्च में स्टेप्स होते हैं, थीसिस में हम उनको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं ये हमें बताना है। प्रॉब्लम, हमेशा मैंने बताया है कि सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, रिजल्ट एंड डिस्कशन। डिस्कशन या कंक्लूजन होता तो भी राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट इज अ मस्ट। सो ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। सो रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट किस किस चीज में इंपॉर्टेंट होती है? एक तो वो रिसर्च आर्टिकल में इंपॉर्टेंट होती है, सेमिनार पेपर जो हम प्रेजेंट करते हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट होती है, एंड देन थीसिस में ये इंपॉर्टेंट होती है। रिसर्च सिनॉप्सिस में रिसर्च एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स chapter scheme of the document has to be formally approved by a research degree committee in the university। so ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये चैप्टर स्कीम इन चीजों पे नहीं जाना, डायरेक्टली इसमें ये बताया गया है कि जो फॉर्मेट कोई रिसर्च डिग्री के लिए हमें मिलता है, किससे रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, बस ये टर्म्स याद रखो। और डायरेक्ट थीसिस और डिसर्टेशन, मैंने बताया कि थीसिस और डिसर्टेशन किस फॉर्मेट में हम लिखेंगे, एपीए, एमएलए, जो भी फॉर्मेट में हम लिखेंगे, ये हमारे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन जहां से हम पीएचडी कर रहे हैं वो हमें बताते हैं। अगला प्रश्न है, अ वर्कशॉप इज मेंट फॉर। वर्कशॉप मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, वर्कशॉप मीन्स हैंड ऑन एक्सपीरियंस। Next is the style of writing a thesis and a research article has to be scientific in respect of language used। यानी कि जो भी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं उस चीज का भी इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए कि किस फील्ड में, किस जगह पे एग्जैक्टली हम लोग ये काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a research scholar while submitting his or her thesis did acknowledge in the preface that help and support of the respondents of questionnaires used, this will be called in an instance of ethical act। ठीक है, सो ये मैंने बताया है कि रिसर्च स्कॉलर ने अपनी अगर कोई थीसिस सबमिट करवा दी एंड उन्होंने किसी की हेल्प ली थी, क्वेश्चंस किसी से पूछे थे, तो उन चीजों को वो उन्होंने अच्छे से फॉलो किया, ठीक है, तो इसको एक एथिकल एक्ट यानी कि नैतिक कार्य बोला जा सकता है, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। सो ये थे हमारे आज के 33 क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ मेटा एनालिसिस। तो मेटा एनालिसिस के केस में यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स दी हैं, डायरेक्ट डेफिनेशंस ही यहाँ पे लिखी हुई हैं। पहला ऑप्शन है अंडरस्टैंड द लिटरेचर, दूसरा है कंडक्ट न्यू स्टडीज टू फिल द गैप, तीसरा है डेवलप इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ऑफ द स्टडी, चौथा है लोकेटिंग प्राइमरी स्टडीज, एंड लास्ट ऑप्शन है आइडेंटिफाई सेकेंडरी डेटा। सो राइट आंसर यहाँ पे अगर हम देखें, सो अंडरस्टैंड द लिटरेचर, ये मेटा एनालिसिस नहीं होता है। मेटा एनालिसिस होता है एनालिसिस अबाउट सम प्रीवियस एनालाइज्ड डेटा। सो इसमें लिटरेचर को एनालाइज करना, लिटरेचर को समझना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। एंड देन फिर आता है हमारे पास आइडेंटिफाई सेकेंडरी डेटा। सो डेटा अबाउट डेटा है यहाँ पे,
तो इसमें अगर हमने प्राइमरी डेटा को लोकेट कर दिया है, उसको समझ लिया है, तो सेकेंडरी डेटा को आइडेंटिफाई करने का यहाँ पे कोई रोल होता ही नहीं है। दैट्स वाई हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर ई को एलिमिनेट करते हैं एंड राइट आंसर होगा हमारा फिर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बी, सी एंड डी। Hi everyone, welcome to Toppers Notes. So this lecture is all about Research Aptitude Chapter 5, where we are going to discuss applications of ICT in research previous year questions. So our first question is, Eric, Medline and ABI inform are instances of. So ये तीन नाम यहाँ पे आपके सामने दिए हुए हैं, ये किसके पार्ट है, ये किस चीज के उदाहरण है? So right answer है इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस। आप सभी को पता होना चाहिए कि डेटाबेसेस, कंप्यूटर्स, ये कहाँ पे रिसर्च में हमें हेल्प करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस इस पूरे सेक्शन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following provides the overarching vision that guides research into socially relevant areas? ठीक है, सो यहाँ पे कौन सा वो एक ऐप का नाम है, कौन सा वो आईसीटी का एक ऐसा टूल है जो कि ओवरआर्किंग विजन प्रोवाइड कराता है एक रिसर्चर को? सो राइट आंसर है इम्प्रिंट। Next question is, which of the following is most suitable for being designed as fourth generation language, जिसको कि 4GL सिंपली हम बोल सकते हैं। में यहाँ पे मोस्ट सुटेबल राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एसक्यूएल। सो एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट इज, the application of which of the following ICT in research will ensure wider coverage and accessibility of needed information? सो यहाँ पे आईसीटी की कौन सी एप्लीकेशन है जो कि इजीली एक्सेसिबल और होती है किसके लिए? अगर हमें किसी भी इंफॉर्मेशन की नीड है तो वो होती है वैन। वैन का मतलब यहाँ पे होता है जनरली वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट। सो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंपल इंटरनेट नहीं लिखा कि इंफॉर्मेशन कहाँ से इजीली ले सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे इसको वैन लिखा है। नेक्स्ट है, a researcher intends to make use of ICT in his or her research. What considerations should weight most in such a decision? So कौन सी चीजें सबसे ज्यादा यहाँ पे होनी चाहिए, देखते हैं। पहला ऑप्शन है appropriateness of tools used. So कौन कौन से टूल्स हम यूज करते हैं आईसीटी के अपने रिसर्च के दौरान, ये डिपेंड करता है। दूसरी चीज है कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोक्योरिंग इट। सो इस पे हमने कितना पैसा यूज किया, ठीक है, इस रिसर्च को पूरा करने के लिए हमने कितना पैसा यूज किया। एंड उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स इन द डिपार्टमेंट वेयर रिसर्च इज टू बी टेकन। सो हमारे डिपार्टमेंट में जिसके अंदर हम रिसर्च कर रहे हैं वो कितनी टूल्स की अवेलेबिलिटी हमें देते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। एंड इफ वी टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जितना ज्यादा पैसा हम लोग लगाएंगे उतना अच्छा काम होगा, ऐसा नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव चीजें हमें यहाँ पे यूज करनी है कि लो कॉस्ट में भी किस तरह से हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। ओके, सो अकॉर्डिंग इफ वी से 1, 2 and 3 is the right answer. Next is, which of the following is a programming language? So here we have options are deep learning, machine learning, artificial intelligence या फिर .NET. सो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? वो होती है मशीन लर्निंग भी। राइट, सो ये थे 6 क्वेश्चन बेस्ड ऑन आईसीटी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। Hi everyone, welcome to Toppers Notes. So this lecture is all about NTA UGC NET paper 1, where we are going to discuss unit 2, that is research aptitude previous year questions based on research ethics. So here we have the first question that says, रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड। सो एथिक्स का मतलब होता है नैतिकताएं। सो जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं कुछ नैतिकताएं होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किन चीजों पे, किस चीज को उस टाइम पे इंक्लूड नहीं किया जाता। ऑप्शंस आर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी होना रिसर्च एथिक्स के दौरान बहुत जरूरी होता है। ये क्यों जरूरी होता है? मान लीजिए कि मैंने अपनी कोई रिसर्च की जिसका रिजल्ट आता है 0.11, तो ऐसा नहीं है कि उसको बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए मैं अपनी तरफ से कोई भी वहां पे डेटा ऐड कर दूं। इसलिए इसमें ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा है सब्जेक्टिविटी, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन रिसर्च एथिक्स। इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट होती है एंड इसकी ऑब्जेक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड रिसर्च एथिक्स मीन्स। तो एक अच्छा रिसर्च एथिक्स क्या होता है? दैट इज असाइनिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम टू वन पीएचडी रिसर्च स्टूडेंट ओनली। यानी कि रिसर्च स्कॉलर्स है, मान लीजिए हमारी यूनिवर्सिटी में 50 जो कि कंप्यूटर साइंस में ही रिसर्च करने वाले हैं। तो किसी एक टॉपिक को सिर्फ एक ही स्टूडेंट को अलॉट करवाना, ये एक रिसर्च एथिक्स का बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे एक टॉपिक एक पर्सन को जाता है, या फिर मैक्सिमम ये हो सकता है कि दो लोग अगर एक ही यूनिट में काम कर रहे हैं तो उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये टॉपिक शेयर करवा दिया जाता है। बट ऐसा नहीं होता कि सभी लोगों को एक ही टॉपिक दे दिया जाए एक साथ। Next question is which one of the following belongs to the category of good research ethics? So एक good research ethics का मतलब होता है conducting a review of the literature that acknowledges the contributions of other people in the relevant field or relevant prior work. ठीक है। सो रिसर्च के दौरान हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि मान लीजिए मेरा रिसर्च का टॉपिक है एबीसी, सेम टॉपिक पर किसने पहले रिसर्च किया है, चाहे आज से 1 साल पहले किया है या फिर 10 साल पहले किया है, कोई भी समय हो सकता है। किसी ने पहले रिसर्च किया है, उनकी क्या फाइंडिंग्स थी, उन्होंने क्या क्या वहां पे किस किस सोर्स की मदद ली थी, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक रिसर्च के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर। सो एथिकल नॉर्म्स जो होते हैं रिसर्च में, उसमें किसकी गाइडलाइंस नहीं होती हैं? उसमें थीसिस फॉर्मेट की गाइडलाइंस नहीं होती हैं। ठीक है, उसमें कॉपीराइट का भी होता है जिसको कि हम प्लेजरिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, पेटेंटिंग पॉलिसीज भी उसमें लिखी होती हैं, डेटा शेयरिंग पॉलिसीज भी उसमें लिखी होती हैं, लेकिन थीसिस फॉर्मेट यूनिवर्सिटी हमें अलॉट करवाती है ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई द सेट व्हिच हैज नेगेटिव implications फॉर रिसर्च एथिक्स। सो रिसर्च एथिक्स के रिगार्ड में नेगेटिव implications किसका होता है? तो यहाँ पे अगर हम देखिए अ रिसर्चर क्रिटिकली लुक्स एट फाइंडिंग्स ऑफ अनदर रिसर्च। मान लीजिए मैं एक रिसर्चर हूँ, ऑलरेडी कोई एक्स नाम का रिसर्चर जो है सेम टॉपिक पे रिसर्च कर चुका है, तो मेरी नजर उसकी फाइंडिंग्स पे है, क्यों है? ताकि मैं उसको कॉपी कर सकूं। तो ये बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये डिलीट हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में ऑप्शन नंबर 1 है। उसके बाद आता है रिलेटेड स्टडीज आर साइटेड विदाउट प्रॉपर रेफरेंसेस। ठीक है, सो रिलेटेड स्टडीज को प्रॉपर रेफरेंसेस के बिना हम लोग अगर यूज करते हैं तो ये एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन होता है। तो इस अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट ट्रू है। रिसर्च फाइंडिंग्स आर मेड द बेसिस फॉर पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ट्रू रहेगी क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव इम्प्लीकेशंस की बात की गई है। नेक्स्ट है कंडक्ट अ प्रैक्टिशनर conduct of practitioner is screened in terms of reported research evidences। तो ये भी यहाँ पे एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन हमें बताता है। सो इस अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू, अच्छा सॉरी ये वाला नहीं होगा, रिसर्च फाइंडिंग्स आर मेड द बेसिस और पॉलिसी मेकिंग, ये नहीं होगा। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आएगा, बोथ पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटिंग processes are regulated in terms of preliminary studies, right? So right answer here is option number C only. Next question is research ethics has a direct connection more often with which stage of रिसर्च। ठीक है, सो देखो रिसर्च करते समय बहुत से स्टेजेस होते हैं जिनको वन बाय वन हमें फॉलो करना होता है और हम आगे आगे इस तरह से बढ़ते जाते हैं। ठीक है, सो रिसर्च एथिक्स का ध्यान कौन से स्टेज पे सबसे ज्यादा रखा जाता है? वो रखा जाता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन यानी कि पहला स्टेप जिसमें कि हम देखते हैं कि किस बारे में हम रिसर्च करने वाले हैं, एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, जब हम रिसर्च फाइंडिंग्स की फाइनल रिपोर्ट क्रिएट करते हैं उस समय इन चीजों का ध्यान सबसे ज्यादा रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स मे बी कंसीडर्ड पर्टिनेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च। ठीक है, सो रिसर्च एथिक्स का इशू सबसे ज्यादा कौन से स्टेज पर देखा जाता है? एट द स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। यानी कि जब हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, चाहे हम इंटरव्यू के थ्रू करते हैं चाहे हम कैसे भी करते हैं, तो उस समय पे रिसर्च एथिक्स को पर्टिनेंट वहां पे कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सस्पेक्टेबल टू द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स। सो राइट आंसर है रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स।
Next question is the problem of research ethics is concerned with which aspect of research activity? तो रिसर्च एथिक्स की जो प्रॉब्लम होती है वो रिसर्च एक्टिविटीज के कौन से एस्पेक्ट से कंसर्न्ड होती है, कौन से एस्पेक्ट से लिंक्ड होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो रिसर्च एथिक्स एक मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, हर साल हर शिफ्ट में इससे एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेजरिज्म इन रिसर्चेस। मैंने आप लोगों को बताया था इसको प्लेजरिज्म या प्लेगरिज्म कुछ भी आप बोल सकते हो। रिसर्च में ये क्या होता है, कॉपिंग अनस्क्रपल्सली एंड मेकिंग यूज ऑफ इट। ठीक है, यानी कि किसी के डेटा को हम लोग कॉपी करते हैं उसको बिना बताए। पर्सन ए का डेटा है, उसको नहीं पता, हमने उसका डेटा अपनी साइट पे कॉपी कर लिया है। ठीक है, एंड उसका हम यूज भी कर रहे हैं ये बोल के कि ये हमारा खुद का बनाया हुआ डेटा है, तो उसको प्लेजरिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेजरिज्म चेकिंग वेबसाइट। सो यहाँ पे देखो ये वाली जो वेबसाइट है ये है प्लेजरिज्म चेकिंग वेबसाइट। ठीक है, इसमें ग्रामरली को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत सारी हैं। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि एग्जाम से पहले अभी 2022 में प्लेजरिज्म चेकिंग की जो भी वेबसाइट्स हाईली यूज होती हैं उनके आप लोग नाम की एक लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है विच टू अमंग ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांस ट्रांसग्रेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल इन रिसर्च। तो पहला बोलता है हार्म टू द पार्टिसिपेंट्स, दूसरा बोलता है लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, ये नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट बोलता है नॉट ग्रीटिंग द पार्टिसिपेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंटर्स ओवर, इसको भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एंड चौथा ऑप्शन बोलता है आस्किंग डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर हम लोग देखें 1 and 2 ओनली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन is a researcher while reporting his or her research findings given weightage to stakeholders perceptive in a qualitative research theme. This will involve disclosure of reality situation. अगला क्वेश्चन है a research scholar while formally reporting the research result in the form of a thesis acknowledges the support of his or her supervisor in the preface. This will be treated as part of ethicality. ठीक है, सो एक रिसर्च स्कॉलर है यानी कि एक पर्सन है जो कि रिसर्च कर रहे हैं, वो अपनी एक फॉर्मल रिपोर्ट में क्या करते हैं, रिसर्च रिजल्ट्स को थीसिस एक्नॉलेज के सपोर्ट में वहां पे लिखते हैं। ठीक है, किसके सपोर्ट में लिखते हैं, अपने सुपरवाइजर के प्रीफेस के सपोर्ट में लिखते हैं, तो वो एथिकलिटी का ही एक पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है अ कॉलेज टीचर प्रेजेंट अ रिसर्च पेपर इन अ सेमिनार। तो एक सेमिनार में एक रिसर्च पेपर एक टीचर ने प्रेजेंट किया। द रिसर्च पेपर साइट्स रेफरेंसेस विच आर प्रिटी ओल्ड। सो इसमें ना कुछ रेफरेंसेस लिखे गए थे, जैसे मान लीजिए टीचर ने एक स्टेटमेंट बोली एंड साथ ही ये बोल दिया कि 2001 में किसी पर्सन ए बी सी ने ये स्टेटमेंट बोली थी, इस तरह से उन्होंने वहां पे उसको रेफरेंस दे दिया। दिस सिचुएशन विल बी डिस्क्राइब्ड एज द केस ऑफ इनएबिलिटी ऑफ अपडेटिंग रिसर्च सोर्सेज, यानी कि उन्होंने बहुत पुराना डेटा यूज किया। 2001 के बाद भी तो सेम टॉपिक पे बहुत से लोगों ने रिसर्च किया होगा, मे बी हो सकता है कि उनकी रिसर्च उससे बेटर हो, तो इसीलिए इसको बोला गया है इनएबिलिटी ऑफ अपडेटिंग रिसर्च सोर्सेज। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स becomes relevant in which of the following stages of research। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टाइम पर इसको इस तरह से यूज किया जाता है एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के टाइम पर इसको यूज किया जाता है। सो इस अकॉर्डिंग राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी ओनली।